हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं जी एडवांस 2023 का क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कोलिजन के कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन बोलता है कि आपने एक एम मास के ऑब्जेक्ट को ऊपर से यहाँ से छोड़ा, इधर आया वो, ठीक है, और यहाँ पे उसकी कुछ यू नॉट स्पीड थी। यू नॉट स्पीड आपको पता करनी है कितनी होगी। ऑप्शन ए बोल रहा है कि √2 gh होगी, पता कर लेंगे। फिर उसके बाद वो यहाँ पे स्ट्राइक करता है थीटा एंगल से, ये थीटा एंगल भी पता करना है कितना है, ठीक है। फिर यहाँ पे जब स्ट्राइक करता है तो जो ई है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो है √1/√3। रीबाउंड करता है वी वेलोसिटी से, ये वेलोसिटी भी पता करनी है। और उसके बाद h1 हाइट तक आ जाता है और ये d डिस्टेंस है। d और h1 के बीच में रिलेशन भी पता करना है, क्या d/h1 2√3 के बराबर है। चेक कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो शुरू करते हैं। जब हमने इसको यहाँ से ड्रॉप किया और ये यहाँ पे आया तो ये सरफेस स्मूथ था, तो कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई। तो जितनी टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे है, उतनी टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे है। सो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट ए एंड बी, तो ए और बी पे हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं, यानी कि टोटल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एट ए इक्वल्स टू पोटेंशियल एंड काइनेटिक एट बी, ठीक है। तो ए पे हम इसको रेफरेंस लाइन मान लेते हैं, यहाँ की यहाँ से h हाइट ऊपर पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, mgh। इसको ड्रॉप कर रहे थे, रिलीज़ किया तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है ए पे। बी पे आते आते उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी लेट से ½m u0² होगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं mgh बराबर ½ m u0², m से m कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे u0 के लिए तो u0 आ जाएगा √2gh, यानी कि अब इसके पास यहाँ पे, जब यहाँ पे आते इसके पास हॉरिजॉन्टल स्पीड है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल इंक्रीज सेम थ्रू आउट, ठीक है। अब क्या होगा, जब वो यहाँ पे पहुँचेगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन सेम थ्रू आउट। यहाँ से यहाँ तक नीचे जब गिरेगा ना वो, तो इस पूरे मोशन के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमेशा क्या रहने वाला है, √2gh यही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, अपना ये साथ में ये वाला आंसर भी सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्पीड जो है वो √2gh होगी। सो देयर इज़ नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी उसको √2gh ही रहेगी वो। आगे हम करते हैं नाउ यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में बी से सी तक के लिए। बी से सी तक क्या है, ये हमारी पोजीशन बी है, ये वाली हमारी पोजीशन सी है। तो यहाँ इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के लिए हम वर्टिकल इक्वेशन लगाते हैं, वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे जेड डायरेक्शन, क्योंकि हमको क्वेश्चन में गिवन है, जो ऊपर वाली डायरेक्शन है वो जेड है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स है। तो हमको पता है कि इनिशियल स्पीड जेड डायरेक्शन में, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में ज़ीरो है। आप देखो इनिशियली जब ये यहाँ से नीचे जाएगा तो इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड है, जेड डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड ज़ीरो है, तो इसलिए हमारा ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा। vz² बराबर क्या आ जाएगा 2, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है -g, और नीचे की तरफ जहाँ भी वो नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, वर्टिकली नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है कितना, 3h से, इसलिए -3h लिखा मैंने। 2 × 3 6 हो जाएगा, 6gh माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो vz की वैल्यू आ जाएगी √6gh। यानी कि जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ये मैंने ग्राउंड बनाया तो ग्राउंड पे ऐसे आ रहा होगा, जब ऐसे आ रहा होगा तो हॉरिजॉन्टल स्पीड तो u0 ही रहने वाली है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि √2gh, वो तो बदलेगी नहीं, अभी भी बताया मैंने आपको। और जो वर्टिकल स्पीड होगी वो कितनी रहेगी, वो ये रहेगी आपकी √6gh। तो ये मैंने वर्टिकल स्पीड बना दी √6gh, और ये हॉरिजॉन्टल स्पीड बनाती, ये ग्राउंड बनाया, और ये हो जाएगी √2gh। अब मेरे पास यहाँ पे दो एरो मिल गए, एक एरो ये है और एक एरो ये है। यहाँ से हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल कैसे बनेगा, ये √2gh को इधर ही रखो और इसके साथ में इधर लगा दो √6gh, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा नेट वेलोसिटी, और ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा। यही एंगल थीटा आपको निकालना है हॉरिजॉन्टल के साथ। यही है ना एंगल थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है। और ये vz है, तो ये vz को मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया, ये हो गया vz तुम्हारा, ये होगी तुम्हारी नेट वेलोसिटी, ठीक। अब इस ट्रायंगल में क्या करो, tan थीटा की वैल्यू लगा लो। tan थीटा क्या होगा, ये हो गया परपेंडिकुलर,
ठीक है। वी जेड हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस यू नॉट। वैल्यूज़ पुट करेंगे, सॉल्व करके √3 आएगा, tan थीटा 60 आएगा, यानी कि वो जो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा ये वाला एंगल जो होगा ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री होगा, दोनों 60-60 होंगे। ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर। अब बी से सी की बात करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट की। बी से सी की, तो बी से सी में नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? तो बी से सी में नीचे आने में टाइम लगेगा √2 T = √2h/g। अगर आपको ये फार्मूला डायरेक्टली पता है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे होगा ये? जैसे अगर हम किसी बॉल को एच हाइट से ड्रॉप करते हैं ना, एच हाइट से ड्रॉप करते हैं तो उसको नीचे आने में कितना टाइम लगता है? √2h/g टाइम लगता है। तो यहाँ पे हाइट की जगह क्या आ रहा है? हाइट की जगह 3h है हाइट, तो √3/6h/g हो जाएगा अपना टाइम। ठीक है, तो ये आ गया √6h/g। अगर आपको ऐसे डायरेक्टली करना नहीं आता तो मैंने आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के भी सॉल्व करके दिखाया है। डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा -3h, uz 0 है आपका, az -g हो जाएगा, है ना। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल होगा, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास फिर से सेम रिजल्ट आएगा। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे इसको नीचे आने पे कितना टाइम लग रहा है? √6h/g। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको निकालना है d की वैल्यू। तो d कैसे निकालेंगे? मैं यहाँ पे दोबारा डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ से ये ऐसे नीचे आया प्रोजेक्टाइल, ये वाला डिस्टेंस हमारा d है, और जंप करके वापस कुछ h1 हाइट तक गया, तो ये हाइट हमारी h1 है। ठीक है, तो ये d रेंज हो गई इसकी। तो रेंज निकालने का क्या तरीका होता है? रेंज होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ux × t ½ axt², और x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, इसलिए ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ux × t करना है, ux की वैल्यू है √2gh, मतलब हॉरिजॉन्टल स्पीड इन x डायरेक्शन √2gh है। टाइम √6h/g हमने निकाल ही लिया है, दोनों को सॉल्व करेंगे, d आ जाएगा √12h के बराबर। ठीक है, अगली चीज़ हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। d हमारा यहाँ पे हमारा d निकल चुका है। अब जब ये यहाँ पे आके वापस से बाउंस करके जाएगा तो h1 हाइट ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये जो h1 हाइट है ये निकाल लेते हैं हम अपन, ये इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। तो h1 हाइट के लिए हम लोग करते हैं यहाँ पे एक रिलेशन जो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ध्यान से देखें तो जिस वेलोसिटी से ये नीचे गिर रही थी बॉल, वो तो होगी अप्रोच वेलोसिटी, और वो हम वीजेड निकाल चुके हैं √6gh, और यहाँ से टच होने के बाद ऊपर जाएगा वापस, है ना, तो वो होगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1, मतलब यहाँ से टच होने के बाद ऊपर किस वापस रिबाउंड होता है तो कितनी से होता है वो हमको नहीं पता, हो गया v1, है ना। तो E का फॉर्मूला यही होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा टच होके तो सेपरेट होने लगेगा फ्लोर से, और वही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी हमारी, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच जिस वेलोसिटी से ये फ्लोर पे आ रहा था वो थी √6gh, तो यहाँ पे √6gh पुट करेंगे तो v1 आ जाएगा EVZ, यानी कि E टाइम्स ऑफ √6gh। E की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 1/√3, सॉल्व करेंगे तो v1 आ जाएगा हमारे पास √2gh, यानी कि जब वो रिबाउंड करेगा तो वो √2gh से रिबाउंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ से हमको ये पता लग गया कि उसने रिबाउंड करना है √6gh से। ठीक है, और ये रहा रिबाउंड करना है √2gh से। अब जो रिबाउंड वाली सिचुएशन है वो देखो, ऊपर की तरफ उसकी वेलोसिटी होगी रिबाउंडिंग √2gh, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होने वाली है ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, कोई फोर्स नहीं लग रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी √2gh ही रही। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये θ1 निकाल लेते हैं कि कितने एंगल पे जाएगा, राइट। तो θ1 कैसे निकालेंगे? अगेन ये परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा और ये बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर है √2gh बाय ये भी √2gh है डिनोमिनेटर, तो यहाँ से हमारे पास θ1 ये जो नया एंगल बनेगा प्रोजेक्शन का वो 45 डिग्री बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहूँगा कि जब आप किसी बॉल को ड्रॉप करते हो ना एच हाइट से,
और वो वी स्पीड से आती है, फिर ऊपर निकलती है। तो अभी जो फर्स्ट टाइम रीबाउंड होती है ना, तो उसकी वी स्पीड होती है ई वी। ये मैंने अभी आपको ऊपर निकाल के दिखाया था, ई जेड जैसे ही है, ठीक है ना। तो जब वो रीबाउंड होगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी, ई वी हो जाएगी। दूसरे रीबाउंड में ई स्क्वायर वी, तीसरे में ई क्यूब वी, ऐसे चलता रहेगा। ऐसी पहले इनिशियली उसकी हाइट एच थी, जब वो रीबाउंड करके ऊपर जाएगा तो उसकी हाइट कुछ कम होगी। सपोज h1 है, तो ये h1 कितना होगा, ये h1 कैसे निकालते हैं। देखो, अगर मैं किसी बॉल को u स्पीड से ऊपर फेंकूँ, ठीक है, तो कितनी हाइट जाएगा वो जाएगा u स्क्वायर बाय 2g, इतनी हाइट ऊपर जाएगा। ये जर्नल फार्मूला होता है, हम लोग पढ़ते हैं मोशन इन 1D में, ठीक है। तो अब ऊपर जाने की वेलोसिटी कितनी है, v1 है ना। तो v1 की वैल्यू क्या है, ev। v1 की वैल्यू क्या है, रिबाउंडिंग स्पीड है ये, ev। तो हम जब v1 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो ये यहाँ आ जाता है ई स्क्वायर वी स्क्वायर। और v स्क्वायर क्या है, v क्या है एक्चुअल में, v वो वेलोसिटी है जिससे वो आया था, हमने उसको ड्रॉप करा था एच साइड से। तो v कितनी होगी वेलोसिटी, जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द ग्राउंड √2gh होगी वेलोसिटी, ठीक है। तो v स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 2gh आ जाएगा। तो 2g से 2g कैंसिल होगा, तो h1 क्या आएगा अपना, h1 आ जाएगा ई स्क्वायर एच। यानी कि जब हम किसी बॉडी को h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वो रिबाउंड होके जब वापस से ऊपर जाता है तो कितनी हाइट पे जाता है, ई स्क्वायर एच पे। फिर नीचे आके फिर जब ऊपर जाएगा तो कितनी पे जाएगा, e⁴h पे। ऐसे चलता रहेगा। ये कॉन्सेप्ट बताना था मुझे आपको, क्योंकि हम इसको अपन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि अपन ने ये निकाल लिया कि h1 जो हाइट होती है ना, वो ई स्क्वायर एच के बराबर होती है, h1। तो जो फर्स्ट टाइम रिबाउंडिंग हाइट होगी वो ई स्क्वायर अपने पास 1/√3 क्वेश्चन में दिया था, तो ई स्क्वायर हो जाएगा 1/3 टाइम्स द टोटल हाइट अपनी 3h है। टोटल हाइट अपनी कितनी है, 3h है ना, क्योंकि अपन ने बॉडी को 3h से ड्रॉप किया था। यहाँ आप क्वेश्चन में देखो, ये 3h से आया, नीचे यहाँ पे 3h से आया, ठीक है। तो जो h1 होगी वो क्या होगी, ई स्क्वायर टाइम्स 3h, द ओरिजिनल हाइट फ्रॉम विच इट वॉज ड्रॉप्ड, राइट। ओके सर, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब h1 और h दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ, h1 और h दोनों बराबर हैं अपने, ठीक है। तो अब अपन को ये पता लग गया कि अगर अपना h1 और h बराबर हैं तो यहाँ पे अपन ने एक रिलेशन निकाला है d का, ये रहा। तो इस रिलेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, d = √12h1। तो d बाय h1 क्या हो जाएगा, √12, और h1 बाय d क्या हो जाएगा, 1/√12। अब अपन ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन दे रहा था अपन को d बाय h1 कितना, 2√3, d बाय h1 कितना, d बाय h1 2√3 ही होता है। तो ये अपना जो ऑप्शन हो गया ये सही हो गया है, ठीक है। डी ऑप्शन जो अपना सही है, ये 60 डिग्री ये भी सही है, ये भी सही है। ये बोल रहा है v वेलोसिटी जो होगी, ये वाली वेलोसिटी वो होगी √2gh x कैप माइनस z कैप। ये सही नहीं है। ये सही कैसे नहीं है, क्योंकि जब ये नीचे आएगा, इधर ये वाली वेलोसिटी अपन ने निकाली है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नेट वेलोसिटी अपन निकाल चुके हैं यहाँ पे, इधर। तो जब ये नीचे आ रहा था तो इसकी स्पीड थी √6gh, तो ऊपर जाते हुए इसकी स्पीड हो जाएगी √2gh, है ना। ये मैंने लिख रखा है, ये रहा। ये भी √2gh होगी, ये भी √2gh होगी। तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -z। दोनों स्पीड होंगी तो √2gh ही आफ्टर रिबाउंडिंग। ये जो v स्पीड है, इसका ये वाला कंपोनेंट भी √2gh होगा, ये वाला भी √2gh होगा, लेकिन ये भी +x में होगा और ये +z में होगा। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ तो √2gh ही है टोटल वेलोसिटी, ये वाली टोटल √2gh ही। क्यों, क्योंकि ये भी √2gh है और ये भी √2gh है, दोनों √2gh ही हैं। लेकिन ये दोनों प्लस साइन के साथ है, तो ये माइनस का साइन है ना, ये गलत है। यहाँ पे प्लस होता तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कीप वॉचिंग सिमरन सर फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।